आपने 2023 में इंटरव्यू दिया, 2024 में इंटरव्यू दिया, 2025 में भी इंटरव्यू दिया। पर्सनल्स एंड एयरफोर्स पर्सनल से इंटरेक्ट किया है, उनके साथ मैं रनिंग करने जाता था, स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, तो मैं उनके डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो फिर तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है। बैक टू बैक आपने रिटन एग्जाम निकाला है, वो अलग बात है कि फाइनल मेरिट में आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ऐसी क्या कुंजी आपके पास थी कि आप बैक टू बैक एग्जाम निकालते गए? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर 2 के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो फोबिया रहता है। पेपर 2 का एक ही सोल्यूशन है, लिखना। जितना लिखोगे उतना पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सही गाइडेंस भी मिलनी चाहिए, उस डायरेक्शन में लिखनी चाहिए जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको फीडबैक अच्छे से मिले, जो आपने लिखा है उस पर अगर आप सजेशंस मिले, उस पर आप काम कर रहे हो, तभी आपका लिखने का भी फायदा है। 2025 में ऐसा क्या किया आपने जो 2023 और 2024 में मिसिंग था? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं अक्षत गर्ग। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 113 इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जामिनेशन। बड़े दुख की बात है कि भारत में आज भी लोग सीएपीएफ के बारे में नहीं जानते हैं। सीएपीएफ क्या है, सीएपीएफ का रोल क्या है, सीएपीएफ का मैंडेट क्या है, इसमें कौन कौन सी फोर्स आती हैं। दोस्त, सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आज पूरे भारत में सीएपीएफ की प्रेजेंस देखी जाती है, चाहे वो सिटीज़ की बात हो, माउंटेन्स की बात हो, डेजर्ट एरिया की बात हो, बॉर्डर्स की बात हो, कोस्ट की बात हो या क्रिटिकल जोन्स की बात हो। ये भारत में जब कभी डिजास्टर आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं। यही भारत में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने का काम करते हैं। ये भारत में न केवल लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि भारत की टेरिटरी के साथ साथ उसमें शांति बनाए रखने का भी काम इनका ही है। ऐसे में जो सीएपीएफ पहचान है, इसका मोटो ही रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए और भारत के लोग इनसे इंस्पिरेशन ले सके, यही हमारा मकसद है। अबाउट अक्षत गर्ग, इन्होंने इस एग्ज़ाम को न केवल निकाला बल्कि एक अच्छा रैंक भी लेके आए। ये इनका लगातार तीसरा इंटरव्यू था, मतलब कि कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, नेवर गिव अप एटीट्यूड हमारे सामने है। जब हम ये चीज़ें सुनते हैं कि एक कैंडिडेट बार बार कैसे एफर्ट लगा लेता है, तो आज हम इस कन्वर्सेशन में इनके बारे में जानेंगे, इनके प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो अक्षत, कैसे हो? अच्छा हो सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि आपने बताया सर, मेरा नाम अक्षत गर्ग है और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 113 हासिल करी है। और मैंने ग्रेजुएशन करी थी बीकॉम प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मेरी फैमिली में मेरे फादर है, मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है। जितना मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, यूनिफॉर्म सर्विसेज में तो बिल्कुल नहीं है। आपके माइंड में सडन कैसे आ गया कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ जाना है? आपके पिताजी तो खुद एक शॉप चलाते हैं। एक्चुअली सर, मैं पालम रहता हूँ और पालम में वेस्टर्न एयर बेस है एयरफोर्स का। तो मैंने काफ़ी आर्मी पर्सनल्स एंड एयरफोर्स पर्सनल से इंटरेक्ट किया है, उनके साथ मैं रनिंग करने जाता था, स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, तो मैं उनके डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो फिर तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है। जब कोई पर्सन ग्रेजुएशन करता है तो उसके माइंड में अगर डिफेंस फोर्सेज आती हैं तो वो सीडीएस एग्ज़ाम जरूर अटेम्प्ट करता है। आपने दिए हैं सीडीएस का एग्ज़ाम? यस सर, मैंने सीडीएस दिए थे। तो सीडीएस में क्या रिजल्ट रहा आपका? मैंने 2 एसएसबी दिए थे और अनफॉर्चुनेटली दोनों में मैं स्क्रीन आउट हो गया था सर। तो जब सीडीएस एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ से सीएपीएफ कैसे माइंड में आया आपके? जब सर मैं एसएसबी दे रहा था तो मैंने देखा कि जो एसएसबी है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और सब्जेक्टिव हो जाता है। तो मैंने सिमिलर एग्जाम्स के ढूंढने की कोशिश करी, तो मैं यूट्यूब पे गया। तो यूट्यूब पे मैंने देखा तो सीएपीएफ एग्जाम की वीडियो आई और फॉर्चुनेटली वो आपकी वीडियो थी। आपने उस वीडियो में सब बता रखा था, सीएपीएफ के बारे में डिटेल वीडियो थी, पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल इंटरव्यू कैसा होता है। तो मुझे अंदर से लगा कि मैं ये एग्जाम तो ईजिली क्रैक कर सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं सीडीएस से सीएपीएफ पे स्विच होता हूँ। चलो, दोनों ही एक इंडियन आर्म फोर्सेस है और ये सीएपीएफ के मतलब पैरामिलिट्री है, तो पर्पस तो सेम ही फुलफिल हो पा रहा है। और सीएपीएफ का एग्ज़ाम मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि डुएबल है एज़ कम्पेयर टू सीडीएस, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट के हाथ में ज़्यादा होता है। शायद यही आपका रीज़न रहा था? यस सर, बिल्कुल यही रीज़न था मेरा। जब मैं आपकी जर्नी को देखता हूँ ना, आपने 2023 में इंटरव्यू दिया, 2024 में इंटरव्यू दिया, 2025 में भी इंटरव्यू दिया, तो बैक टू बैक आपने रिटन एग्ज़ाम निकाला है। वो अलग बात है कि फाइनल मेरिट में आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ऐसी क्या कुंजी आपके पास थी कि आप बैक टू बैक एग्ज़ाम निकालते गए?
सर जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो मैंने अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। मैंने उन पर शुरू से ही काम करा था, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो एक बार जब फाउंडेशन बन जाता है तो फिर आपको जब दोबारा एग्जाम दिया 24 और 25 में, तो मेरे को बस रिवीजन करनी थी क्योंकि कंसेप्ट्स मुझे आते थे, तो ईजिली मेरे को रिवीजन करने में हेल्प हुई और मेरे एग्जाम निकल गए। तो मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैंडिडेट को सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे। बिल्कुल सर। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के भी मेथड अलग अलग होते हैं, अलग अलग वेरिएशन है स्टूडेंट के माइंड में कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, एडवांस बुक से पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है? सर एनसीईआरटी से बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर डेप्थ में अगर जाना हो तो सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं रहेगी। आपको और भी बुक्स का सहायता लेना पड़ेगा, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होगी, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, क्योंकि आजकल यूपीएससी का लेवल काफी बढ़ गया है, खासतौर से सीपीएफ एग्जामिनेशन का, तो काफी डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। तो सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे आप पेपर 1 में तो काफी कम स्कोर कर पाएंगे सर। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछे जा रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए इन वीडियोस से। तो मैं भी ये एनालाइज करता हूँ कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन रिसेंट में हमने एग्जाम में देखा कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की अप्लीकेशन आपसे पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर साइंस जैसे सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स भी डुएबल है लेकिन कैंडिडेट्स छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या कोई सब्जेक्ट छोड़ के जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर आपको पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो गलती से भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। और बात रही सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट की, जनरली इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, लेकिन जनरली सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं है बच्चे, खासतौर से सीएपीएफ के लिए। तो इसलिए पेपर 1 में बच्चों के कम मार्क्स रह जाते हैं। हमने ये भी देखा कि आप 2023 में जब एग्ज़ाम लिखा वो आपका क्लियर हो गया लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए। सेम प्रोसेस हुई 2024 में, 2025 में लेकिन मेरिट में आए और 113 जो कि एक अच्छा रैंक है वो हासिल किया। 2025 में ऐसा क्या किया आपने जो 2023 और 24 में मिसिंग था? सर पहले तो मैंने अपने वीक पॉइंट्स देखे। जैसे 2023 और 24 में मेरा मेजर फैक्टर ये था कि मैं पेपर 2 में काफ़ी कम स्कोर कर पा रहा था, 82-85 में मेरे रह जा रहे थे। तो 2025 में मैंने पेपर 2 पे काफ़ी काम करा, तो मैंने पेपर 2 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी करी, मैंने आपसे एनालाइज भी कराए थे, आपने मेरे को सजेशंस दिए थे, तो उन सजेशंस पे मैंने काफ़ी काम करा और अपना पेपर 2 पे काफ़ी इंप्रूव करा। और ग्रामर पोर्शन जो काफ़ी स्कोरिंग होता है उस पर भी मैंने काम करा, तो पेपर 2 अभी रिजल्ट आएगा तो मेरा अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर 2 के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो फोबिया रहता है, डर बना रहता है कि सर मेरा तो माइंड में कुछ पॉइंट्स ही नहीं आते, मेरा हाथ ही नहीं चलता। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन पेपर 2 से डरते हैं? सब पेपर 2 का एक ही सॉल्यूशन है, लिखना। जितना लिखोगे उतना पेपर 2 स्ट्रांग होता चला जाएगा। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सही गाइडेंस भी मिलनी चाहिए, उस डायरेक्शन में लिखनी चाहिए जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको फीडबैक अच्छे से मिले, जो आपने लिखा है उस पर अगर आप सजेशंस मिले, उस पर आप काम कर रहे हो, तभी आपका लिखने का भी फायदा है। तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज अगर कोई स्टूडेंट कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो आप वो पेपर 2 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लिखना तो हमें सिविल सर्विसेज में भी है लेकिन वहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे हमें एस्से की फॉर्म में लिखना है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, रिपोर्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट डिलीवर करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इस तरीके से पेपर 2 को अच्छा कर सकते हैं और उसके लिए न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स है कि आप कंटेंट वहाँ से गैदर कर सकते हो। और क्या आपने अच्छा किया 2025 में स्कोर करने के लिए? पेपर 2 हो गया आपका, और कुछ किसी पार्ट पे भी आपने काम किया? पेपर 1 में मैंने पीवाईक्यूज पे काफ़ी ध्यान दिया था, और सिर्फ सीएपीएफ के नहीं, मैंने बाकी एग्जाम जैसे सीडीएस हो गया, सिविल सर्विसेज, और भी बाकी सारे एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उनके डेडिकेटेड पीवाईक्यूज करे। उससे मेरे को एक तो काफ़ी बेनिफिट हुआ, एक तो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न पता चला कि वो यूपीएससी कैसे ऑप्शंस गलत करता है, कैसे यूपीएससी का पूछने का तरीका है, क्वेश्चंस को किस डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई मेरे पेपर 1 के स्कोर में भी। ओके गुड। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे 5 जुलाई को 2023 वाला रिजल्ट आया, 5 जुलाई 2024 को, और एग्ज़ाम था अगस्त फर्स्ट वीक में। सेम प्रोसेस हुई, 2024 का रिजल्ट आया 2025 में और फिर 1 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम था। इमोशनली कैसे स्टेबल हुए आप? सर बुरा तो काफ़ी लगता है जब पीडीएफ में नाम नहीं होता, लेकिन मेरा फैमिली का पूरा सपोर्ट था, मेरे फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट करा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार जरूर होएगा। मैंने आपको भी कॉल करी थी, आपने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा, मोटिवेट करा। टाइम काफ़ी कम था, 40 दिन थे बस, लेकिन 2 दिन मेरे को रिकवर होने में लगे। लेकिन जो बचा हुआ टाइम था मैंने सोच लिया था
जो मेरा वीक पार्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, पूरा फोकस करके इस बार तो एग्ज़ाम फोड़ देना है। आपकी स्टोरी से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। 2024 में भी हमारे एक कैंडिडेट थे, अभिषेक, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 68। उनका भी 3rd लगातार इंटरव्यू था और टॉप 100 में फिर आई वो। यहाँ से हमें ये भी सीख मिलती है उन कैंडिडेट्स को भी जिनका नाम इस बार शायद मेरिट में नहीं आ पाया, या जो भी जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं मेरिट में नहीं आ पाता, कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखो और आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो। एक ना एक दिन सक्सेस आपकी ही होगी। ऐसे में बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे अब फैमिली की बात चल रही है तो मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी सक्सेस से किसी ही फ़र्क पड़ता है, या दुनिया तो ऐसी है कि लोग हमारी सक्सेस से जलते हैं। लेकिन लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे ज़्यादा आपकी सक्सेस का वेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में तो मिला, इस वजह से इस बात को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आपके दोस्त, आपके गुरुजन, जो भी आपका वेल विशर है उस चीज़ के रिगार्डिंग। कैंडिडेट्स का एक ये डाउट हो सकता है कि सेल्फ स्टडी करना सही रहता है या कोचिंग करना सही रहता है। इसमें अलग अलग ओपिनियन है सबकी। आपका क्या ओपिनियन है? अगर स्टूडेंट के पास इनफ टाइम है तो उसको सेल्फ स्टडी से इजीली एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहा है तो डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और डायरेक्शन सही तभी होगी अगर उसका अच्छा मेंटर होगा। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई ऐसा कैंडिडेट भी हो सकता है जिसने पास्ट में एग्जाम दिया है। लेकिन किसी को मेंटर बनाओ और उसकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, उसके नोट्स, उसकी गाइडेंस के अंडर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ईजिली सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकल सकता है। राइट। हम देखते हैं हर साल सेल्फ स्टडी से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला होता है। और ये बात आपने सही कही कि मेंटोर होना ज़रूरी है, भले ही आप सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहे हों। हिट एंड ट्रायल्स में कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है। और रही कोचिंग की बात, तो कैंडिडेट्स ने अपने अपने लेवल पे कोचिंग की होती है। किसी ने CAPF की है, किसी ने सिविल सर्विसेज की है। लेकिन आपके सिलेक्शन के बाद और बहुत सारे इस साल ऐसी स्टडी आई हैं, केस स्टडी आई हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जो मैंने ये देखा है कि लोगों के माइंड में एक मिथ थी कि केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो ही इस एग्ज़ाम को निकालोगे। क्या आपने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है? नहीं सर, मैं कोर डिफेंस एस्पिरेंट हूँ सर। तो यहाँ से ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि आप अगर एग्जाम की डिमांड को फुलफिल कर देते हो तो इट डजंट मैटर कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है या CAPF की तैयारी की है या CDS की तैयारी की है। एग्जाम की डिमांड मीट होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की। बिल्कुल सर। आपकी अगर प्रेफरेंसेस की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि सेकंड प्रेफरेंस पे ही आपने ITBP को रखा है। जनरली कैंडिडेट्स 4th या 5th नंबर पे ITBP को रखते हैं। आपका ITBP को सेकंड प्रेफरेंस रखने का क्या रीज़न है? सर मैंने डैफ में भी भरा था कि मेरे को माउंटेनिंग बहुत पसंद है। मैंने माउंटेनिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी करी है। और ITBP में इन एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी कोर्सेज होते हैं इन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और काफ़ी प्रमोशन भी काफ़ी अच्छी होती है ITBP में। इस वजह से मैंने ITBP को सेकंड प्रेफरेंस रखी थी सर। ITBP आज हम देखते हैं कि काफ़ी वर्सेटाइल फोर्स है, जो 1962 में उसकी शुरुआत हुई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में, वो जो कि मेन मैंडेट है। लेकिन आज के समय में इसकी प्रेजेंस हम देखते हैं नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में भी हैं और VIP सिक्योरिटी में भी है, और कहीं कहीं कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ITBP सिक्योर करती है। खुद लबसना जहाँ पे IS की ट्रेनिंग होती है उसको ITBP गार्ड करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ITBP की प्रेजेंस बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। रिसेंट टाइम में हमें वेरियस इश्यूज़ देखने को मिले। डोकलाम का इशू हुआ, गलवान वैली का इशू हुआ। तो आज 60+ बटालियंस ITBP की हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ITBP को चूज़ किया। ITBP के तो जवानों को हिमवीर भी बोला जाता है। बिल्कुल सर। तो क्या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसको तैयार कर सकता है एग्ज़ाम को? बिल्कुल सर, मैंने भी कॉलेज में रहते ही, कॉलेज जाते जाते ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। अच्छा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर किसी को एग्ज़ाम निकालना हो तो वो क्या ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करे जो आपसे हो गई? सर एक तो डायरेक्शन सही होनी चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट बहुत हुआ था। मैं बहुत अच्छा है कि मैं काफ़ी पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं इधर उधर काफ़ी भटका था। यूट्यूब पे कोई PDF ले ली, कोई PDF ले ली। लेकिन एक अगर डायरेक्शन सही मिल जाती है, रिसोर्सेज अगर अच्छे मिल जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम पहली बारी में ईजिली निकल सकता है सर। आप कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी कैंडिडेट्स आपकी वीडियो देख रहे हैं कि या अपकमिंग एग्जाम है 2027 में 4 जुलाई को उसको टारगेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या फाइनल मैसेज होगा कैंडिडेट्स को? सर मेरा तो एक यही मैसेज होगा कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो एक सही डायरेक्शन में डालिए। क्योंकि जब तक डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपके सारे एफर्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो और डायरेक्शन आपको सही जब भी मिलेगी जब आपका मेंटोर सही होगा। अब जैसे मेरी बात करें, मेरे को गाइडेंस शुरू में अच्छी नहीं मिल पाई थी, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए।
इस एग्जाम को फाइनली मेरिट इन आने में, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और जो कैंडिडेट है उसके साथ ये, मैं चाहता हूँ उसका पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम में फाइनल मेरिट इन होए। तो कोई भी एक कैंडिडेट अगर चाहता है तो उसको कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट है, इस एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, तो आपके थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत अच्छे कि सोसाइटी से जो हमने लिया है यही समय है सोसाइटी को वापस देने का। तो कोई भी कैंडिडेट है, आप बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहा है या किसी प्लेटफॉर्म की सहायता से तैयारी कर रहा है, आपसे कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है हमारे थ्रू। हमारी भी यही इंटेंशन रहती है और हमारे भी यही बाकी सारे कैंडिडेट्स को ये हम बोलते हैं कि यूट्यूब पे आप जुड़े रहिए, भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वेरियस वीडियोस के माध्यम से हम आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाएंगे, स्टडी प्लानर प्रोवाइड करवाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, डेली करंट अफेयर्स हम टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट हैं और आपको हमसे कुछ भी गाइडेंस चाहिए, चाहे वो मेंटरशिप के रिगार्डिंग बात हो, खुद इनसे बात करनी हो या किसी और मेंटोर से, किसी टीचर से बात करनी हो, तो फील फ्री टू कॉल अस, हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी अक्षत। मुझे भी बहुत मज़ा आया सर आज आपसे बात करके। ठीक है कैंडिडेट्स, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या हमें गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।